मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज़ में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लिस्ट रेंडरिंग क्या है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या है और हम वी इफ डायरेक्टिव को किस तरह यूज़ करते हैं या वी शो डायरेक्टिव का किस तरह यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास टेम्पलेट होती है, HTML की टेम्पलेट होती है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किस तरह कंडीशनली रेंडर करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा होता है, जो अरेज की फॉर्म में या ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है, उनको किस तरह रेंडर किया जाता है टेम्पलेट में। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि लिस्ट रेंडरिंग क्या है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने कंडीशनल रेंडरिंग देखी, और ये उसका कोड है जिसमें हमने वी एफ वी शो और इस तरह के डायरेक्टिव देखे। मैं इस कोड को रिमूव करता हूँ और नया जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, लिस्ट रेंडरिंग इन Vue.js। तो लिस्ट रेंडरिंग हम किस तरह करते हैं, हमारे पास कोई भी डेटा जो अरेज की फॉर्म में हो या ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो, उसको हम अपनी टेम्पलेट में किस तरह रेंडर करते हैं। उसके लिए हम एक डायरेक्टिव यूज़ करते हैं जिसका नाम है वी फॉर डायरेक्टिव। तो आज आज हम वी फॉर डायरेक्टिव को यूज़ करेंगे लिस्ट को रेंडर करने के लिए। सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं या एक अरे क्रिएट करते हैं। मैं एक लैंग्वेजेस के नाम से अरे क्रिएट करता हूँ जिसमें मेरे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। तो ये मेरे पास एक लैंग्वेजेस के नाम से मैंने एक अरे क्रिएट किया जिसको मैं रेंडर करूँगा अपनी टेम्पलेट में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, वी फॉर डायरेक्टिव। वी जिसके लिए मैं क्या लिखूंगा, वी और उसके बाद डैश या प्रीफिक्स आप कह सकते हैं। जो फॉर या डायरेक्टिव्स हमारे पास होते हैं उन सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वी और डैश लिखते हैं और उसके बाद डायरेक्टिव का नाम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या दूंगा, की, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा लैंग्वेज। अच्छा, ये की क्या है और ये किस लिए यूज़ होती है, ये आने वाले लेक्चर्स में आपको या इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हम यूज़ करते हैं। तो ये वी फॉर का साइंटिक्स है जिसमें मैंने क्या किया, वी फॉर डायरेक्टिव यूज़ किया और उसके बाद मैंने क्या डिफाइन किया, लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास रे है, और उसके अंदर जो एक सिंगल आइटम है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया है, लैंग्वेज यूज़ किया है। मतलब लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस। यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, आप टेक्स्ट देख सकते हैं, आप वाई देख सकते हैं, आप आइटम देख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आप दे सकते हैं, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल एलिमेंट को। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा और उसी तरह लिख दूंगा लैंग्वेज। ठीक है, तो अपना कोड रन करते हैं दोबारा, और अगेन अगर मैं आपको ब्राउज़र पे लेके जाऊँ तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो चुकी है, लिस्ट रेंडर हो चुकी है। पहली क्या है, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद जावा, सी प्लस प्लस और PHP। यहाँ पे आप अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, जिसमें मेरे पास LI एलिमेंट्स जो है वो 4 दफ़ा रिपीट हुआ है विद डिफरेंट वैल्यू। तो ये किसके थ्रू हुआ है, ये मेरे पास किसके थ्रू हुआ है, वी फॉर के थ्रू। वी फॉर मैंने डायरेक्टिव यूज़ किया है और एक सिंगल एलिमेंट पे यूज़ किया है। ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंगल एलिमेंट पे यूज़ किया है वी फॉर डायरेक्टिव, और उसे मैंने क्या दिया है, एक अर्रे प्रोवाइड की है, और उस अर्रेज के अंदर जितनी भी मेरे पास वैल्यूज़ थी उन सबको, ये जितने भी मेरे पास आइटम्स थे उन सबको मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट करके मैंने रेंडर किया है। तो इस तरह हम वी फॉर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं अर्रे को ट्राइवर्स करने के लिए, आप कह सकते हैं हम यूज़ करते हैं। सेम जिस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास फॉर ईच लूप होती है, उसी तरह पे ये हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट में चल रहा होता है। तो ये था एक सिंपल अरे को रेंडर करने के लिए यूजिंग द वी फॉर डायरेक्टिव। एक अरे जो है उसको, उसका हमने डेटा या उसके आइटम्स को अगर हमने ट्राइवर्स करना है या अपनी टेम्पलेट के अंदर शो करना है तो उसके लिए हम वी फॉर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये तो एक सिंपल अरे थी। अगर आपके पास कोई अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक अरे क्रिएट करता हूँ, एम्प्लॉयज़ के नाम से एक अरे क्रिएट करता हूँ
जिसमें मेरे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होंगे। उसमें क्या होगा, उस एम्प्लॉय का नेम होगा, लेट्स सपोज मैं नेम देता हूँ, और मैं क्या दूंगा, उसका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन सा होगा, तो मैंने डेवलपमेंट या डेव लिख दिया। ये मेरे पास एक एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। अगर मैं दूसरा एम्प्लॉय क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ये दूसरा एम्प्लॉय है, और इसका जो डिपार्टमेंट है HR है। एक थर्ड वन क्रिएट करते हैं, और इसका नाम उस्मान मैंने दिया है, और एडमिन इसका डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब मैं इस अरे को देखते हैं कि हमने एक अरे क्रिएट की जिसमें हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये तो एक सिंपल अरे थी जिसमें हमारे पास सिंगल आइटम था। एक स्ट्रिंग आप कह सकते हैं, अरे ऑफ स्ट्रिंग थी। ये हमारे पास क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो हमने ये तो देख लिया कि अरे ऑफ स्ट्रिंग्स किस तरह रेंडर किया जाता है यूजिंग द v-for डायरेक्टिव। हम देखेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट्स को, एक ऐसी अरे जिसमें ऑब्जेक्ट्स हों, उनको किस तरह रेंडर करते हैं। तो मैं अगेन एक अनऑर्डर लिस्ट लूँगा, और उसमें li, और यहाँ पे मैं उसी तरह v-for डायरेक्टिव प्रोवाइड करता हूँ। और यहाँ पे इस दफ़ा मैं क्या लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ आइटम इन एम्प्लॉयज़, और मैं की दूंगा, की मेरे पास क्या होगी, आइटम डॉट नेम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसी तरह से टेक्स्ट इंटरपोलेशन सिंटैक्स यूज़ करूँगा, और आइटम डॉट क्या लिखूँगा, नेम। और उसके बाद मेरे पास क्या है, उसका डिपार्टमेंट। तो मैं क्या लिखता हूँ, आइटम डॉट DPT, ये डिपार्टमेंट। और अगर अगेन मैं चलूँ अपने ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास रेंडर हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, जो मैंने एम्प्लॉय रेंडर किया था उसका नाम, और उसका क्या है, डिपार्टमेंट। अगर आप फुल ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो आप वो भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। इन केस अगर मैं सबको अरेज करके यहाँ पे दोबारा अगर आइटम दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आइटम क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। जिस तरह ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, नेम, जिसमें उसका नेम है और डिपार्टमेंट है। यहाँ पे नेम है और डिपार्टमेंट है। तो इन केस अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं नेम और डिपार्टमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह एक्सेस करूँगा उनको, मैं इसमें नेम लिखूँ, आइटम लिखूँगा, और उसके बाद नेम लिख दूँगा। तो आइटम डॉट नेम क्या हो जाएगा, ये चीज़। आइटम डॉट नेम जब दूसरी दफ़ा रेंडर होगा तो क्या होगा, जब तीसरी दफ़ा रेंडर होगा तो मेरे पास क्या होगा, उस्मान। तो ये मेरे पास क्या, इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास एक ऐसी एरे जिसमें मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मैं क्या कर सकता हूँ, रेंडर कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम एक हम डिस्ट्रक्शन का साइंटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि मैं इन वैल्यूज़ को डिस्ट्रक्ट भी कर सकता हूँ इस अरे में से। तो मैं सिंपली इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे पता है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें उनमें कीज़ क्या हैं, तो मैं इस तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं नेम लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं नेम लिख दूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, डिपार्टमेंट लिख दूँ, और यहाँ पे जो की है उसको जस्ट मैं नेम असाइन कर देता हूँ। और अगेन अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास नाम भी आ रहा है, और उसका जो डिपार्टमेंट है वो भी आ रहा है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम अब जो हमारे पास लिस्ट होती है, या जो डेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में या अरे की फॉर्म में होता है, उसको हम अपनी टेम्पलेट में रेंडर करते हैं इन द व्यू जस्ट यूजिंग द v-for डायरेक्टिव। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको कि हमारे पास और किन किन वेरिएबल्स की एक्सेस होती है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स कि मेरे पास ये लैंग्वेज है, यहाँ पे लिखूँ, ये मैं देखना चाहूँ किस इंडेक्स पे रेंडर हो रहा है, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं अगेन मास्टर जी साइंटिक्स यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स। तो अगर दोबारा हम जाएं ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जीरो इंडेक्स पे क्या है, जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, जावा, और सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, C++। क्योंकि हमारे पास इंडेक्स जो स्टार्ट होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो था हमारे पास अरेज के बारे में कि हम अरेज को यूज़ करके किस तरह रेंडर करते हैं, लिस्ट को रेंडर करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह रेंडर कर सकते हैं यूजिंग द v-for डायरेक्टिव। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑथर है, और जिसमें मैं
एक ऑब्जेक्ट जिसमें उसका नाम है, ठीक है, लेट्स सपोज अली नाम है उसका, और उसने जो बुक लिखी है वो बुक XYZ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और हम डेट डालते हैं, पब्लिशिंग डेट है हमारे पास, और जो डेट है वो क्या है, 10 ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम देखते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को किस तरह, इसकी जो वैल्यूज हैं उनको किस तरह रेंडर करते हैं यूजिंग द v-for डायरेक्टिव। तो फिर अगेन मैं उसी तरह एक अनऑर्डर लिस्ट लेता हूँ, और LIUs में मेरे पास एक आइटम है, और v-for डायरेक्टिव लूँगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि मैं इन केस अगर वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह करूँगा। मैं लिखूँगा वैल्यू और मैं इन, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसकी की होती है और वैल्यू होती है। तो मैं लिखता हूँ वैल्यू इन ऑथर, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने की डिफाइन की है इसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ और टेक्स्ट इंटरपोलेशन यूज़ करता हूँ, और वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ और अगेन ब्राउज़र ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू आ चुकी हैं। नेम आ चुका, उसकी बुक का कोई नाम था वो, और उसके अलावा डेट आ चुकी। ये तो मेरे पास वैल्यूज़ थी, ठीक है। इन केस अगर मैं कीज़ भी यहाँ पे रेंडर करना चाह रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास की क्या है, तो जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, की। तो मैं यहाँ पे की लिखूँगा और अगेन टेक्स्ट इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये मेरे पास क्या हो गया, वैल्यू मैंने ली और की भी ले ली। तो मेरे पास की क्या है, नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, अली है। अगेन हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास की क्या आ गई। ब्राउज़र में मैं आया हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास की क्या है, नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, अली। की क्या है, बुक, और उसकी वैल्यू क्या है, XYZ। और डेट मेरे पास एक की है और उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये मैंने डेट दी हुई है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट को भी रेंडर कर सकते हैं यूजिंग द v-for डायरेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे जो इन है, इनकी जगह आप ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। डेलीमीटर जो होता है वो ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ ऑफ भी यूज़ करूँगा तो एज सच कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और सॉरी, यहाँ से ऊपर ऊपर अगर आप देखें 0 1 2 ये जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ मैंने क्या यूज़ किया, ऑफ यूज़ किया है। तो आप ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा इन भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, v-for डायरेक्टिव आपने यूज़ किया, ठीक है। v-for डायरेक्टिव किस तरह यूज़ किया कि जो आपने डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, अरे है आपके पास, या अरे जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, अब उसका नाम जो है हम वो देते हैं, और उससे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको सिंगल सिंगल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। मीन्स कि अगर लैंग्वेजेस अब यहाँ पे देखा जाए तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल आइटम्स को। तो लैंग्वेज में क्या है, मल्टीपल आइटम्स। तो इसमें से अगर मैं कोई सिंगल आइटम लेना चाह रहा हूँ तो उसे मैंने नाम प्रोवाइड कर दिया लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ है तो अगर मैं कोई सिंगल एम्प्लॉय लेना चाह रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय लिख दूँगा, एम्प्लॉयज़ से क्या, एम्प्लॉय लिख दूँगा। तो मुझे पता था कि ये एम्प्लॉयज़ क्या है, मेरे पास जो एक अरे है और अरे के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने वो डिस्ट्रक्ट कर दिया, और नेम और डिपार्टमेंट मुझे कीज़ पता थी उसके अंदर है, तो मैंने उनको इस तरह यूज़ कर दिया। तो ये आज का लेक्चर था जो v-for डायरेक्टिव के बारे में था। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, इन केस अगर किसी एलिमेंट को आप मल्टीपल टाइम्स रेंडर करना चाहते हैं, या कोई भी एलिमेंट्स है जिनको आप मल्टीपल टाइम्स रेंडर करना चाहते हैं, तो आप UL और LI का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ v-for आइटम इन 10, और यहाँ पे मैं की दे देता हूँ आइटम। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइटम प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉरी LI। तो ये LI मेरे पास कितनी 10 टाइम्स क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को या किसी एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स आप रेंडर करवा सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो v-for डायरेक्टिव के बारे में था। तो आने वाले लेक्चर में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।